हेलो डियर फ्रेंड्स, ग्राउंड टीच स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 5 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने पेडागोजी प्रैक्टिस सेट 4, 3, 2, 1 नहीं देखा है या क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप प्रैक्टिस लगा पाएंगे। साथ ही अब हम बात करेंगे किस तरह से ये आपको उपयोगी होगा। तो मुख्य रूप से आपके टेट हो गए, सीजी टेट, शिक्षक भर्ती, सी टेट, यूपी टेट या अदर केवीएस, नवोदय, डी ट्रिपल एस भी कोई भी ऐसी भर्तियां हैं, शिक्षक भर्तियां हैं जिनमें भी पेडागोजी या बाल विकास से आपका संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, साथ ही मैं दूसरी बात यह बोलना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ, कोई नया नोटिफिकेशन लेकर के आऊँ, तत्काल आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इसी के साथ आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक। दोस्तों, यहाँ पे टेलीग्राम जरूर आप ज्वाइन करें, क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो यदि आप इस प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ प्राप्त करना है तो वह पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, आप यहाँ पे देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, खाली स्थान उस विशिष्ट समय को कहा जाता है जब बच्चे उनके वातावरण में खास प्रकार के उद्दीपन के प्रति विशेष रूप से ग्रहणक्षम होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। पहला है संवेदनशील अवधि, दूसरा है मुखर अवधि, तीसरा है नम्यता काल और चौथा है मानसिक अकर्मता। तो यहाँ पे देखेंगे मुखर अवधि बिल्कुल भी गलत होगा, नम्यता काल भी गलत होगा, मानसिक अकर्मण्यता भी गलत होगा। तो एक ही चीज होता है संवेदनशील अवधि। क्या बोला है उसको, आप देखिए यहाँ पे वातावरण से खास प्रकाश उद्दीपक, तो वातावरण के प्रति वो संवेदनशील होगा तभी तो वह समय उसके लिए खास होगा, इसीलिए फर्स्ट आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख पाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहाँ पे कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। क्या है इसमें, कथन, बच्चों के विकास के प्रगति को दूसरे बच्चों से तुलना करके सही ढंग से, शुद्धता से, सटीकता से मापा जा सकता है। ठीक है, यह ऐसा बोला जा रहा है। तो लेकिन इसका तर्क क्या दिया गया है कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है, उसका तर्क है कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति सभी बच्चों के लिए सार्वभौमिक रूप से समान होती है। सही विकल्प आपको चुनना है, ए बी सी डी क्या सही होगा। ठीक है, तो देखिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, देखेंगे आप पूछा क्या गया है, कथन क्या बोला है कि बच्चे के विकास की प्रकृति को दूसरे बच्चे से तुलना, कभी भी हमारा बाल विकास की कोई भी नियम नहीं बोलता कि किसी से तुलना किया जाए, तुलना कभी भी नहीं करना है। तो कथन ए तो आपका गलत हो गया। अब बात आती है तर्क की, देखें कि विकास का स्वरूप व अनुक्रम एवं विकास की गति। देखिए यहाँ पे स्वरूप और अनुक्रम दोनों तो सही होता है, लेकिन गति समान नहीं होता। कोई बच्चा आप देखेंगे 5 साल में 10 बच्चे की उम्र का सॉल्व करने लगेगा क्वेश्चन, कोई बच्चा 5 साल में 3 साल के बच्चे की उम्र का सॉल्व करने लगेगा। तो सभी की विकास की जो गति होती है वह डिफरेंट होता है, कोई जल्दी बढ़ जाता है, कोई देर से बढ़ता है, कोई पहले बोलता है, कोई बाद में बोलता है। तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, आप यहाँ पे देखें, बच्चों का द्वितीय समाजीकरण खाली स्थान की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थाओं में जाना शुरू करता है। पहला है शैशवावस्था, दूसरा पारंपरिक बाल्यावस्था, तीसरा माध्यमिक बाल्यावस्था और चौथा है किशोरावस्था। कब उसका द्वितीय समाजीकरण अवस्था शुरू होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले हम लोग शैशवावस्था की बात करें तो ये होता है आपका 0 से 2 वर्ष की उम्र होता है। पारंपरिक बाल्यावस्था की बात करें तो ये होता है आपका 2 से लगभग 6 या 7 वर्ष की बात होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे द्वितीय समाजीकरण की बात क्या है, शैशवावस्था में तो बच्चा घर में रहता है, लेकिन यहीं पर हम लोग देखें पारंपरिक बाल्यावस्था तो बच्चा यहाँ पे स्कूल जाना लगता है। यहाँ पे लिखा भी स्कूल जैसे पारंपरिक स्थानों पे, औपचारिक स्थानों पे जाना शुरू कर देता है। तो सीधे से इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ देखें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि किसी चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक कथनों पर काम कर पाते हैं, कथनों में तार्किक संबंध देख पाते हैं तथा अनुपात जैसी अमूर्त संरचनाओं का समझने में सक्षम होते हैं। इसके बारे में आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे बाकी चीजों आपको एक्चुअली में देखना नहीं, क्योंकि केवल एक की पॉइंट यहाँ पे आपको दे दिया है, अमूर्त संरचनाओं को समझने में सक्षम होते हैं।
तो अमूर्त कौन सी स्टेज को बोलते हैं? लास्ट स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनरी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सीधे से इसमें बोल दिया तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की आलोचना करता है? आलोचना आपको बताना है, आलोचना मतलब यहाँ पे नकारात्मक की बात हो रही है, ठीक है, कि कौन यहाँ पे करता है उसके बारे में आपको बताना है। देखेंगे यहाँ पे बच्चों का विकास उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर निर्भर करता है, बच्चे सक्रिय प्राणी हैं, बच्चों की सोच वयस्कों की सोच से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों का विकास वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके होता है। देखिए सक्रिय, ठीक है, तो एक्टिव लर्नर तो बिल्कुल बोला है, सही बोला है पियाजे ने। दूसरा बच्चों से वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, यह भी सही बोला हुआ है उन्होंने। वातावरण के साथ अंतःक्रिया से होता है, यह भी सही बोला है। लेकिन यह सामाजिक संस्कृति की बात पियाजे ने नहीं बोला है। आलोचनात्मक उसके विपरीत बताना है, जो नेगेटिव है, तो सामाजिक के बारे में उन्होंने नहीं बताया, ये गलत है, इसलिए यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे जाए इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए और साथ ही एक लाइक जरूर कर दें, ताकि आप एक लाइक करेंगे तो मुझे उससे थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और बेटर कंटेंट लेकर के आ पाऊंगा। टीचिंग से संबंधित कंटेंट अभी तक मैंने बहुत कम चैनल पर डाल के रखा है, लेकिन आपका अगर सपोर्ट मिलता है तो मैं और भी कंटेंट लेकर के आऊँगा। साथ ही आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन बने, और साथ में अगर किसी में कोई डाउट आता है तो डाउट के लिए भी आप जरूर कमेंट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्या है क्वेश्चन, कि जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की ने सीखने की समझ को खाली स्थान प्रक्रिया से खाली स्थान प्रक्रिया में स्थानांतरित किया। कहां से कहां उन्होंने स्थानांतरित किया वो बताना है आपको। पहला सक्रिय से निष्क्रिय तक, निष्क्रिय से सक्रिय तक, यांत्रिक से व्यवहारिक तक, और व्यवहारिक से आंतरिक तक। ये आपको चार ऑप्शन, इन चारों में से कोई एक सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं, तो पहले यांत्रिक, ये दोनों चीजें तो होगी नहीं, सक्रिय और निष्क्रिय हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखें कि ये सक्रिय से निष्क्रिय बोल रहा है, तो पहला अगर बच्चा पहले से सक्रिय है तो उसको हमको पढ़ाने की और क्या जरूरत है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो एक ही बचता है ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय से सक्रिय, पैसिव से एक्टिव। बच्चों को हमको एक्टिव बनाना है, उत्सुकपूर्ण बनाना है, आगे और भी अच्छा पढ़ाई कर सके, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन देख पाएंगे 7 क्या है, कि लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार सीखने का आधार क्या है वह आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह होगा पहला, सामाजिक अंतःक्रिया। क्योंकि आप देखेंगे कि वाइगोस्की के सिद्धांत का नाम ही है आपका सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, यही मुख्य हो जाएगा और यही इसका आंसर है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने, आप यहाँ देख पाएंगे कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति विश्वास रखते हैं कि समाज को अपने नियमों के समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। तो कोहलबर्ग ने यहाँ पे 3 मुख्यतः स्टेज दिया है, उसमें से 2-2 लेवल प्रत्येक में बढ़ाया है, तो कुल मिलाकर आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 स्टेजेस दिए हैं, जिसमें किस स्टेज में यह व्यक्ति समझ जाता है कि नियम को बदलते रहना चाहिए, उसके बारे में आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन दिया है आज्ञा पालन एवं दंड का। तो आज्ञा पालन एवं दंड, बच्चा जब नहीं समझ पाता तब तो उसको आज्ञा पालन कराया जाता है या दंड दिया जाता है, तो यह गलत हो जाएगा। इसके साथ सेकेंड है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो गुड गर्ल गुड बॉय तब बनना चाहता है बच्चा कि जब वो देखता है कि मेरे कार्य से लोग खुश हो रहे हैं, मेरे पापा प्रसन्न हो रहे हैं, तो यह भी ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सी है सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। ठीक है, यहाँ पे सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास की बात हो रही है, तो यह कहीं हद तक, बहुत हद तक सही है या सही हो जाएगा। लेकिन इसके साथ हम लोग 8 देख लेते हैं, तो सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। ठीक है, तो यह गलत होगा, तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो
दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार का बुद्धि बताया है, उसमें से पूछा है यहाँ पे कि अंत स्थिति इंड स्टेट अनुपालन के अनुसार सही जोड़ी है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हम लोग बुद्धि का प्रकार, भाषिक और अंत स्थिति, लेखापाल। तो जो भाषा का अगर ज्ञान रखता है, भाषिक बुद्धि रखता है, तो लेखापाल बिल्कुल भी सही नहीं है, यह गलत होगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बी ऑप्शन देखें कि बुद्धि का प्रकार स्थानिक, स्थान के बारे में अगर वो जानकारी रखता है स्थानिक, तो वास्तुकार ये सही है। ठीक है, सी देखें बुद्धि का प्रकार शारीरिक गति, संवेदनात्मक स्थिति, अनुपालन, भावनात्मक, गायक। तो शारीरिक का जो बुद्धि रखेगा वो गायक तो हो ही नहीं सकता है, वह तो एथलीट वगैरह होगा, तो यह भी ऑप्शन गलत है। डी है बुद्धि का प्रकार प्राकृतिक, अंतःस्थिति, शिक्षक। जो प्रकृति के बारे में ज्ञान रखता है वो शिक्षक बनेगा, यह भी गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य रूप से इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा बी। लेकिन यहीं पे हम लोग इंग्लिश तरफ देखें तो इंग्लिश में अलग ऑप्शंस आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शंस यहाँ पे अलग है। तो इसका जो सही आंसर होगा इंग्लिश के साइड में वो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए, इस प्रकार से सही आंसर मुख्य रूप से इसका नहीं था, जिसके वजह से सी टेट ने इसमें सभी को फ्री मार्क्स दिए हैं, सभी को नंबर दिए हैं। कोई भी ऑप्शन लिए हो सभी को इसमें नंबर दिया गया है, इसको गलत घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग हार्वर्ड गार्डनर के जो 8 प्रकार की बुद्धि उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा फ्लो डायग्राम के द्वारा हम समझ लेते हैं, देखेंगे आप। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करें विजुअल स्पॉटिकल की बात करें, तो जो स्पेशल होते हैं ये वास्तुकार होते हैं, चित्रात्मक होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें कार्य करते हैं। दूसरे यहाँ पे हम लोग बात करें लिंग्विस्टिक की, वर्बल की बात करें तो ये भाषिक होते हैं, भाषा के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। इंटरपर्सनल की बात करें, ठीक है, इंटरपर्सनल मतलब ये एक से अधिक दूसरे की बुद्धि के बारे में भी जानते हैं, एक से ज़्यादा के बारे। इंटरपर्सनल जैसे आप इसको इस प्रकार से लॉजिक लगा सकते हैं। इंटरनेशनल की बात जब भी हम बात करते हैं केवल एक देश की बात नहीं होती, एक से अधिक देशों की बात होती है, केवल एक पर्सन की बात नहीं होगा, एक से अधिक पर्सन होंगे। ये इंट्रापर्सनल की बात करें तो केवल अकेले की बात होती है। तो लॉजिकल मैथमेटिकल ये साइंटिफिक होते हैं, जनरली मैथ लॉजिक ये सब लगाने में अच्छे दिमाग वाले होते हैं। म्यूजिकल की बात करें तो ये म्यूजिक में बहुत अच्छे होते हैं। बॉडली काइनेस्थेटिक की बात करें तो ये एथलीट वगैरह हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, ये सभी होते हैं इसमें बहुत अच्छे। और नेचुरलिस्टिक की बात करें तो ये नेचर से बहुत अच्छे संबंध रखते हैं, नेचर के बारे में काफ़ी जानते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास आ जाता है, आपके सामने आप देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, बाल केंद्र यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड की बात हो रही है ना, आप यहाँ पे देख पाएंगे बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक, ए ऑप्शन निर्देश देता तथा विद्यार्थी अद्यत अनुसरण करते हैं, गलत बात। केवल शिक्षक निर्देश दे दे और बच्चे अपने आप करते रहें, यह सही नहीं है। बच्चों व सीखने की प्रक्रिया को सामाजिक रचनावादी रूप में देखा जाता है, ये बिल्कुल सही है, सही है। सी है कठोर व मार्केट, कठोर जहाँ पे भी दंड की बात आ जाए ये एकदम गलत हो जाता है। आकलन का इस्तेमाल विद्यार्थियों को श्रेणियों में बांटने, श्रेणी में बिल्कुल नहीं बांटना, कभी नहीं उनको पोजीशन नहीं करना, नंबरिंग नहीं करना है, केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा, विद्यार्थियों का जो रिपोर्ट कार्ड होगा दिया जाएगा अभिभावक को, पेरेंट्स को, वह क्या होगा? मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। ठीक है, क्या बोल रहा है? मानक संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। दूसरा मापदंड संदर्भित परीक्षण पर आधारित हो। देखिए यहाँ पे हम लोग इसका थोड़ा सा इंग्लिश देख लें तो ज़्यादा बेटर होगा। मानक संदर्भित बेस्ड ऑन नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्टिंग, टेस्ट के आधार पे हो, तो बिल्कुल गलत है। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में यह नहीं बताना है कि वो कितने मार्क्स लाए कितना नहीं लाए, उसको डेवलप करना है, विकसित करना है, तो ये टेस्टिंग पर आधारित, गलत ऑप्शन। मापदंड पर आधारित यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, क्राइटेरिया टेस्टिंग, ये भी उसी टेस्ट पे ही आधारित, यह भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थी को प्रदर्शन को उनके सहपाठियों से तुलना की बात कभी नहीं बोला जाता, यह गलत है। इसी के साथ एक ही ऑप्शन बढ़ता है, वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी की प्रगति व विशिष्टता को प्रतिबिंब करे। जब भी रिपोर्ट कार्ड देना है पेरेंट्स को तो बताना है कि बच्चा कितना प्रगति किया पहले से, पिछले टाइम उसका क्या स्थिति था, अब भी कितना प्रगति किया, और किस फील्ड में वो विशिष्ट है, विशिष्टता को बताना है, बच्चा क्या कर सकता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 2020 का जो नियम जारी किया गया है वह भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। देखिए यहाँ पे बोला, क्या बोला है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में आपको क्या मेंशन करना है, तो यहाँ पे बोला है स्टूडेंट विल बी इवैल्यूएट ऑन
कॉग्निटिव दिमाग, इफेक्टिव और फिजिको मोटर, इन 3 चीज़ों के बारे में आपको होलिस्टिक प्रोग्रेसिव कार्ड में लिखना है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्य चर्चा और शिक्षा शास्त्र क्या होना चाहिए आपको बताना है। ठीक है, तो परीक्षाओं पर केंद्रित हो, परीक्षा केवल हो यह जरूरी नहीं, बच्चे को डेवलप करना है, विकसित करना, भाई नॉलेज देना, केवल परीक्षा ही मुख्य चीज नहीं है। दूसरा, पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हो, गलत। संलग्न और संदर्भित हो, क्या बोल रहा है, संलग्न हो और संदर्भित हो। इंगेजिंग एंड टेक्सुअल, कॉन्टेक्चुअल है ना। तीसरा, मानकीकृत, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड की बात जब भी होती है वह गलत हो जाता है। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ जाता है। क्वेश्चन है कि लिंग खाली स्थान है जबकि जेंडर खाली स्थान है। लिंग और जेंडर क्या होते हैं उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। लिंग खाली स्थान है जबकि जेंडर खाली स्थान है, उसके बारे में आपको बताना है। तो जैविक, सामाजिक, सामाजिक, जैविक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, ये 2 ऑप्शन तो आपके सीधे से कट जाएंगे, सी और डी। सांस्कृतिक का कोई खेल ही नहीं है, एक जैविक होगा दूसरा सामाजिक है। तो देखो लिंग जो है वह जेनेटिकली होता है, जैविक होता है, बायोलॉजिकल होता है, जबकि यहाँ पे जेंडर जो होता है समाज में माना गया है वह सामाजिक संरचना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किन तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे देखेंगे कि पहला है समूह में कार्य करना, बिल्कुल भी सही है। सेकेंड है कक्षा में भागीदारी, यह भी सही है। तीसरा है पोर्टफोलियो, ये भी सही है। और चौथा है प्रस्तुतिकरण के साथ। इस प्रकार से इसके चारों ही ऑप्शन सही हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है कि भाषा का संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भाषा का संज्ञानात्मक विकास के बारे में बोल रहा है, ठीक है, कि संज्ञानात्मक विकास के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। भाषा की संज्ञानात्मक विकास में, भाषा के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बहुत सही है। भाषा का संज्ञानात्मक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संज्ञानात्मक विकास की बात है आपका यहाँ पे कोग्निशन डेवलपमेंट, कोग्निशन मतलब दिमाग का डेवलपमेंट। आपको यदि कुछ सीखना है, समझना है, तो आपको भाषा पता रहेगा तभी तो आप समझ पाएंगे। जैसे आपको यदि हिंदी आता है, कोई आदमी आपको उर्दू में कोई भी चीज़ें समझाए तो क्या आप समझ पाएंगे। आपको इंग्लिश आता है, कोई आदमी आपको हिंदी में समझाए तो क्या आप समझ पाएंगे। कोग्निशन डेवलपमेंट नहीं होगा। भाषा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ऑप्शन नंबर ये सही है। भी देखें कि भाषा का संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, गलत है। सी भाषा संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रियाओं में बाधा उत्पन्न करती है, यह भी गलत है। भाषा और संज्ञानात्मक विकास स्वतंत्र प्रक्रिया है, गलत बात है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक आदमी को भाषा नहीं पता तब तक वो सीखेगा कैसे। कुछ न कुछ भाषा तो आना होगा। अगर कोई पढ़ा भी नहीं है, गांव में है, घर में है, तो उसको लोकल बोलचाल की भाषा आती है, लेकिन भाषा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसके साथ आगे बढ़े हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आप देख पाएंगे यहाँ पे कि निम्न में से किसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बढ़ावा दिया गया है। तो विकलांगों के लिए एजुकेशन जो था, यहाँ पे आप देखेंगे PWD एक्ट 2009, उसे अपडेट किया गया 2016 में। इसको 14 से 21 प्रकार से बढ़ाया गया है, ठीक है। पहले 14 था, पहले 7 था, उसे बाद में 14 और जोड़ करके 21 कैटेगरी में रख दिया, जिसमें 40% की छूट होती है जनरली, ठीक है। तो इसमें क्या बढ़ावा दिया गया उसके बारे में आपको देखना है। तो ये है दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता। विशिष्ट शिक्षा की अनिवार्यता ये थोड़ा सही नहीं है, ठीक है। भी है दिव्यांगता के आधार पर अधिकारों के उपागम में भेदभाव, भेदभाव वाली बात गलत हो जाएगी। दिव्यांगजनों के शिक्षा के अधिकार से बेदखली, शिक्षा के अधिकार से उनको बाहर निकाल देना, ये कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है भाई, ये तो गलत है। जीवन में सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव, ये सही चीज़ है कि विकलांगों को भी समान अधिकार मिलना चाहिए और गैर भेदभाव न हो कि विकलांग हैं तो, ठीक है। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा निम्नलिखित में से किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है। किसकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करती है ये आपको बताना है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी की, अच्छी बात है, आगे देखते हैं। केवल धार्मिक अल्पसंख्यक, धार्मिक के लिए गलत हो जाएगा। केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए भी गलत हो जाएगा। केवल प्रतिभावान विद्यार्थी, तो सभी विद्यार्थी, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए होती है समावेशी शिक्षा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। गूढ़ज वैकल्प, डिसकैलकुलिया, गूढ़ज वैकल्प यहाँ पे बोल रहा है, मतलब डिसकैलकुलिया जो डिसीज होता है बच्चों में उससे संबंधित है। मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ी है। किससे जुड़ी है? पाठ पढ़ना से, पढ़ने से नहीं है। रीडिंग डिसऑर्डर नहीं है, वो डिसकैलकुलिया होती है। इसी के साथ गणितीय गणना से, यह सही। कैलकुलिया ये नाम से ही आपको पता चल रहा है, डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से संबंधित होता है, गणितीय गणना से होता है। आलोचनात्मक संचार गलत हो जाएगा, तो केवल ऑप्शन बी नंबर सही होगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने, आप यहाँ पे देख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों में के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करता है? क्या बोल रहा है? भाषण और भाषा विकारों वाले विद्यार्थियों में, भाषण और भाषा विकार मतलब उनमें भाषण और भाषा से संबंधित कुछ कमियां हैं, उनके लिए यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। कार्यों और दत्त कार्यों को छोटे, आसानी से प्रतिबंधित चरणों में विभाजित करना। बी है अभिव्यंजक भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों के उपयोग को प्रोत्साहित करना। मौखिक और लिखित कार्यों के लिए पूर्व नियोजित रणनीतियों का उपयोग करना। कक्षा में श्रावण दृश्य विकर्षणों को कम करना। अब यहाँ पे बोला है कि देखो भाषा और भाषण विकार, ठीक है, मतलब जो भाषा में जिनको दिक्कत है विद्यार्थी, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो ये छोटे, यह तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो बी नंबर है कि भाषा कौशल का समर्थन करने के लिए दृश्यों का उपयोग कर, देखने वाली चीज़। अगर वह भाषा ठीक से बोल नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसको देखने वाली चीज़ दो। जब वो देखेगा तो देख करके उसको ज़्यादा सीखेगा, ज़्यादा बेटर से समझेगा। तो बी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी सभी यहाँ पे गलत हैं। साथ आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने जाता है, यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? किससे बचना है वह पूछा गया है, ठीक है। तो विद्यार्थियों को स्वतंत्र परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति देना। दूसरा, पाठ्य चर्चा त्वरण के लिए लचीलेपन को अपनाना। तीसरा, एक आयामी पाठ्यक्रम लागू करना। चौथा, उत्तेजक संवर्धन गतिविधियों का प्रदान करना। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे सही जो हो जाएगा, ये उत्तेजक उत्वर्धन जो बोला गया है यह तो गलत हो जाएगा। लचीलापन यह गलत है, ये हो जाएगा। परियोजना भी गलत हो जाएगा। तो 20 जो सही आंसर है वो होगा आपका सी नंबर, एक आयामी, ठीक है, यूनिडायमेंशनल, यह सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ें तो क्वेश्चन आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है, कंप्लीट होता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर एक लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स करके कमेंट जरूर करें कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, क्या नहीं बना, या किसी में किसी तरह के कोई डाउट है तो वह भी ज़रूर बताएं। थैंक यू, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।